हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम यूरोपीय का आगमन पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम से भारत में। मतलब यूरोप से भारत में जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी, पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इकाई 2 में आता है। इकाई 2 में मेन 3 चैप्टर आते हैं। ठीक है। भारत में यूरोपीय का आगमन, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति और ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति में प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, इन सब के टाइम पढ़ेंगे। इन सब के टाइम भारत की क्या स्थिति थी, ये सब पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ था वो सब हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब इस इकाई के 3rd चैप्टर में। तो आज हम मेन पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। तो भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ था? सबसे पहला कारण ये था कि 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य क्या हुआ था, बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे थे, आर्थिक रूपांतरण हो रहा था यूरोप में। ठीक है। यूरोप में 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूपांतरण हुए थे। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। विस्मयकारी और तीव्र वृद्धि हुई। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर था, इसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। और क्यों चेंजेस हो रहे थे? क्योंकि इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाने लगी। तो फिर क्या हुआ, पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास के घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास की यूरोप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूंजीवाद व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार की प्रतियोगिता पर आधारित है। इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका संपर्क पहले नहीं था। ठीक है। 1500 ईस्वी के बाद बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे थे, उसके कारण क्या हुई, यूरोपीय कंपनियां इधर उधर निकलने लगी, नए नए विकल्पों की खोज में, नए नए बिजनेस, मतलब कहाँ पे उनका बिजनेस ज़्यादा स्पेंड हो सकता है, इन सब की खोज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले उन संस्कृतियों का संपर्क और किसी से नहीं रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि भारत का भी संपर्क ग्रीक से, रोम से, इटली से, क्रिश्चियन युग से बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। ठीक है। पहले से ही पूर्व क्रिश्चियन युग के शुरू से और पूर्व और पश्चात से ही प्रारंभिक होते हैं। मतलब क्रिश्चियन युग का मतलब समझ लीजिए 0 to इधर हम लोग अभी 2026 में चल रहे हैं। ठीक है, 26 में चल रहे हैं। लेकिन इस 0 के पहले भी तो जब क्या बोलते हैं, मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ था? ग्रीकों की राजकुमारी से हुआ था। ठीक है, हेलेना से हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो ये क्रिश्चियन युग है, इसे ही क्रिश्चियन युग कहा जाता है। ठीक है। इसे ही कॉमन एरा कहते हैं, AD BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी AD इसको कहते हैं और BC इसको कहते हैं। सॉरी, एक मिनट ना, हाँ, BC इसको सॉरी, ये BC इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट से पहले का युग, और इसको कहा जाता है एना डोमिनी। और ये जो बीच वाला एरिया है, इसको कहा जाता है कॉमन एरा। ठीक है। इसे ही हम क्रिश्चियन युग में बांटते हैं, इसे ही कहा जाता है क्रिश्चियन युग। क्रिश्चियन युग के शुरू होने से पहले भी था रिश्ता और बाद में भी था। किससे था? ग्रीक से था, यूनान से था। ठीक है। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों के से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो एक बहुत ही फेमस यात्री है। ठीक है। इसके बारे में एक बात याद रखिए, मार्को पोलो 1254 से 1324 ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की थी। और चीन की यात्रा इसने क्यों की थी? कागज की खोज में। ठीक है, कागज, वहाँ से इसने कागज की खोज की थी। मतलब
चीन में तो पहले से ही था, लेकिन इसने जो यूरोप, यूनान, इन सबको क्या यूरोपीय कंट्रियों को किससे पहली बार परिचित कराया? पेपर से, ठीक है, क्योंकि चीन के लोग कागज बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ चीन की यात्रा की थी इसने, मार्को पोलो ने 1254 से 1324 ईस्वी में। ये यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। मार्को पोलो आके चला गया और उसने जाके क्या क्या कहानियां सुनाई, ठीक है, बहुत सारी कहानियां सुनाई होंगी कि हम चीन गए थे, इस रास्ते होके गए, ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, और भी लोग इंटरेस्टेड होने लगे, कंपनियां इंटरेस्टेड होने लगी कि अगर वहाँ पे साधन मिल जाए तो व्यापार का बहुत ही अच्छी संभावना हो सकती है, व्यापार की संभावना बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 1200 शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों, जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी होते हुए ईरान एवं तुर्की लाया गया, ठीक है। फारस की खाड़ी होते हुए कहाँ लाया जाता था? ईरान और तुर्की लाया जाता था। एक मार्ग से पूर्वी के सामान को फारस की खाड़ी होते हुए ईरान और तुर्की लाया जाता था। वहाँ से इसे स्थल मार्गों से जिनेवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। जिनेवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र और अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, ठीक है। लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, इसीलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली की शहरों से जोड़ा गया था। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा मैपिंग क्लियर नहीं है तो आप नहीं जज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रफ मैप है ये, ठीक है, रफ मैप है। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर अगर ना हो तो कोई भी चीज़ अगर गुजरेगी तो उससे पहले भूमध्य सागर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर सड़क के रास्ते से इधर आना पड़ता था। स्वेज नहर आने से क्या हुआ? स्वेज नहर आने से नाव या शिप डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, ठीक है। बीच में सामान लोडिंग अनलोडिंग का कोई वो नहीं था पहले। या तो फिर ये अगर शिप को ही गुजारना रहता था तो या तो ये पूरा केप ऑफ गुड होप होते हुए जाना पड़ता था। जब स्वेज नहर नहीं था हमारे पास तो हमारे पास क्या रहेगा? मिस्र के पास, ठीक है, मिस्र के पास था, मिस्र के पास है स्वेज नहर। और ये ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। तो क्या करते थे? शिप को यहाँ से ले जाते थे भूमध्य सागर क्रॉस कराते हुए, फिर सामान को किसी अन्य माध्यम से सड़क मार्गों से होते हुए फिर इस सागर में लाया जाता था। तो उससे क्या होता था? लोडिंग अनलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। या फिर शिप को ही गुजारना है तो इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप को गुजारते हुए नीचे से जाना पड़ता था केप ऑफ गुड होप को होते हुए, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, ठीक है। तो स्वेज नहर का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। मिस्र और अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, इसीलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ। 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ, ठीक है। ये सब सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें पूरा याद करने लायक सिर्फ मार्को पोलो रहा है, ठीक है। मार्को पोलो को याद रखिएगा और अगर कुछ भी याद करने का होगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा इस पूरे पेज में। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा। क्या कारण था पुनर्जागरण का अभ्युदय का? कृषि में निवेश कम, लाभ ज़्यादा, ठीक है। कच्चे माल की आवश्यकता हो रही थी, नवीन बाजारों की प्राप्ति और विस्तार के लिए क्या करना था? अलग अलग कंट्रीज में लोग भाग रहे थे। पूर्व की धन संपदा, पहले जो ये भारत, चीन, ये सब है ना, ये भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब यहाँ पे पहली बार ये आया था ना वास्को डी गामा, तो ये तो देख के चौंक गया था कितना सोना है लोग के पास, लेकिन जान गया था कि किस चीज़ की कमी है, ठीक है। तो उसी कमजोरी का फायदा उठाए ये लोग। पूर्व की धन संपदा, धीरे धीरे सोने की चिड़िया से सोना चला गया, चिड़िया चिड़िया रह गई।
पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा, यूरोप में पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था। पुरातन व्यवस्था कैसी थी? पुरातन व्यवस्था यूरोप की सामंतवाद थी, ठीक है। और नवीन व्यवस्था कैसी थी? नवीन व्यवस्था पूंजीवाद थी, ठीक है। स्थापित होने के कारण क्या हुआ? भारत में यूरोपीय औपनिवेशियों की शक्ति के आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस रास्ते में यूरोपीय के मतलब क्या विस्तार के रास्ते में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य से पढ़ेंगे कि इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली आए, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। ऐसा नहीं था कि इससे पहले भारत में समुद्री मार्ग नहीं थे। चोलों की बहुत बड़ी समुद्री सेना भी रही है, इसको याद रखना है हमेशा। चोल, राजेंद्र चोल, इन सब की बहुत ही बड़ी क्या थी? समुद्री सेना थी। इन्होंने समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया गए थे, ठीक है। यद्यपि 15वीं शताब्दी मतलब 1498 एग्जैक्ट 15वीं शताब्दी कहने का मतलब है 1400 से 1500 बीच के जितने भी ईयर्स हैं उनको हम 15वीं शताब्दी में काउंट करते हैं। तो 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे, लेकिन केप ऑफ गुड होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कलिकट पहुंचा। अब 1498 को तो देगा नहीं, लेकिन 17 मई को दे सकता है, तो 17 मई को याद रखना है, ठीक है। 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा था। तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति अच्छा ये भी है कि अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्ति सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अमेरिका ना एक क्या बोलना चाहिए कि धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ठीक है। और जब यूरोपीय भारत पहुंचे ना, तो भारत में बहुत सारे क्या थे? राजा थे, ठीक है। कई प्रकार की व्यवस्थाएं थी अलग अलग जगह पे, कहीं पे मुगल राज कर रहे हैं, कहीं पे मराठे राज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकते थे। यहाँ पे उन्होंने व्यापार का सहारा लिया, ठीक है, बिजनेस का सहारा लिया, व्यापार फैलाने के नाम पर क्या कर लिया? पूरा औपनिवेशीकरण कर हथिया लिया सबको, ठीक है। और वहीं अमेरिका में क्या किया? अमेरिका कई कबीलों से मिलकर बना था शुरू में। तो क्या हुआ था? वो लोग खुद ही डेवलप हो रहे थे आगे धीरे धीरे। और यूरोप क्या किया था? यूरोप सीधा जाके औपनिवेशीकरण कर लिया था। ये लोग आज़ाद भी बहुत जल्दी हुए। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक, अस्त्र, बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम किया। पुर्तगालियों का क्या मंतव्य था? पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा यह था कि ईसाई मत का प्रचार करना है। अधिकतर जो यूरोपीय भारत में आएंगे, ईसाई मत का प्रचार सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा। ईसाई मत का प्रचार, ठीक है, ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तन करना और अपने प्रतिस्पर्धियों के विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़ कर व्यापार के मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों की पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और दमनात्मक कार्यवाहियां की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार में स्वयं को मलिक घोषित कर दिया था। पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार में अपने आप को क्या कर दिया था? मालिक घोषित कर दिया था, मोनोपोली अपनी स्थापित करने के लिए। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की क्या स्थिति थी? पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत में पुर्तगालियों का जिस समय आगमन हुआ, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था गुजरात में, ठीक है। इस टाइम ऑलमोस्ट मुस्लिम शासक ही भारत में राज कर रहे हैं, ये याद रखना है। जैसे गुजरात में महमूद बेगड़ा, उत्तर भारत कई छोटी शक्तियों में के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी
साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्तियों को विकसित करने में के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक, ये लोग आपस में ही लड़ के रह जाते थे, ठीक है, इसलिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हम समुद्र के रास्ते किसी दूसरे देश जाके भी लड़ सकते हैं, ठीक है, आपस में ही लड़ते रहते थे। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी, जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों का संबंध था। उन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था। वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। भारत आगमन का अभिप्रेरण, अब भारत आगमन क्या अभिप्रेरण रहा है? भारत आगमन के अभिप्रेरण वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। क्यों? क्योंकि वेनिस और इटली, भारत में मतलब इटली का एक राज्य है वेनिस, तो ये लोग भारत से क्या कर रहे थे? सीधे सीधे व्यापार कर रहे थे, तो ये लोग बहुत फायदे में चल रहे थे। तो इसको क्या करने लगे? पुर्तगाली देख के चलने लगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब ये वहाँ के व्यापार से इतना फायदा कमा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट वहीं पर अपनी कंपनी स्थापित कर लेंगे, हम सब चलते हैं उठ के वहाँ पे। तो आ गया वास्को डी गामा उठ के यहाँ पे, ठीक है। लाभदायी व्यापार का हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे, जैसे कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूर्व से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा और प्रभाव अर्जित किए। राजकुमार हेनरी, ठीक है, प्रिंस हेनरी ने पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज, अब ये बार्थोलोम्यो डियाज कौन था? यही था ये अफ्रीका के दक्षिणी जो अंतिम छोर है ना, अगर हम यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप बनाए तो यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी छोर है। इसे ही उत्तर माशा अंतरीप कहा जाता था, पहले इसे ही आशा अंतरीप कहा जाता था, केप ऑफ गुड होप। इस बार्थोलोम्यो डियाज ने क्या किया था? इसी केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, ठीक है। इसे पहले तूफानी अंतरिक्ष भी कहा जाता था क्योंकि बहुत तूफान आते थे यहाँ पे, ठीक है। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया इसने, इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट गया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, ठीक है। वास्को डी गामा जब भारत आए तो पुर्तगाल का सम्राट कौन था? फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। कौन था? पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। धीरे धीरे याद करते जाओ। अभी कौन कौन आया है? अभी 3 लोग आए हैं पुर्तगाली। एक आया है क्या? वास्को डी गामा, ठीक है। फिर आया है बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है। वो फिर आया प्रिंस हेनरी, ठीक है। प्रिंस हेनरी का ही था, नाविक था बार्थोलोम्यो डियाज, और उस टाइम वहाँ का राजा था पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। ये पेड्रो अल्वारेस कैब्रल था, यह ब्राज़ील का खोजी है, ठीक है। इसने ब्राज़ील की खोज की के नेतृत्व में बार्थोलोम्यो डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बेड़ा भेजा, लेकिन कैब्रल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्रल ने कोचीन और कन्नौर में व्यापार सुरक्षित रूप से कालीकट को छोड़ दिया और वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौट गया। अच्छा, अभी हमने एक बार वास्को डी गामा को आते हुए देखा है ना, अभी वो फिर लौटेगा भारत। फिर आया था एक बार भारत पुर्तगालियों, और असल में जब वो फर्स्ट टाइम आया तो जमोरिन का, कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, समुद्र के किनारे जो राजा रहते थे ना उनको पहले जमोरिन कहा जाता था। जमोरिन ऐसे कोई नाम नहीं था उसका, ठीक है। राजा जमोरिन के नाम से सब जानते थे। क्या हुआ था? पुर्तगाली मतलब वास्को डी गामा का और जमोरिन का बहुत अच्छा कनेक्शन बैठ गया था, और इसी के बेस पर क्या किया था पुर्तगालियों ने? फिर भारत में अपनी कालीकट में क्या की थी? कंपनी स्थापित की थी। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के नेतृत्व में बार्थोलोम्यो डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक बेड़ा आया था भारत, ठीक है। जमोरिन को परास्त करने के लिए उनको क्या करना पड़ा था? अरबों से युद्ध करना पड़ा था। कैब्रल ने कोचीन और कन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया था,
ठीक है। फिर वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। अब इनका लालच बढ़ते गया। अब क्या हुआ, अक्टूबर 1502 में वास्को डी गामा दोबारा कालीकट लौटेगा। ठीक है, पुर्तगाली एवं जमोरिन, अब पुर्तगाली और जमोरिन के बीच वापस से कनेक्शन बैठाना है, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, वास्को डी गामा को वापस भेजा। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बेड़ा, सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्वक नहीं थे, मित्रतापूर्वक अब नहीं रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि युद्ध लड़ चुके थे। जमोरिन से उसके संबंध अब मित्रतापूर्वक नहीं रहे। तो पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुत्ता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों, अड्डों जैसे विक्टोरिया पर कब्जा स्थापित किया। अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे, उनका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। विक्टोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों की सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों से की मंशा से चिंतित नहीं था। एक मिनट, चिंतित नहीं था। जब जमोरिन अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलीबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराईपूर्वक कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया और कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला स्थापित किया। पहला किला कहाँ स्थापित किया था इन्होंने? कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को परास्त कर ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आज हम आधा पढ़ेंगे, आधा अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर दीव पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया, उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्व समुद्री क्षेत्रों कि एक क्षत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। ठीक है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। अब यहाँ पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि एस्तादो द इंडिया किसे कहा गया? पुर्तगाली जो समुद्री साम्राज्य था, जो फैल रहा था, ठीक है, धीरे धीरे अपना विस्तार करते जा रहे थे, उसे ही क्या नाम दिया गया? एस्तादो द इंडिया का नाम दिया गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। भारत में एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया 1505 में। और ये पहला गवर्नर कौन था? उसने पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसी ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में। शांत समुद्र की नीति। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति के सुदृढ़ीकरण को कहा गया और अदन, अरमुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसने अंजावदीवा, कोचीन, कैन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नजर रखते हुए, जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मीडा, जिसे उत्तरी अमेरिका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को क्या हुआ? मिस्र की और गुजराती नौसेना के संयुक्त रूप से दीव को हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मीडा का पुत्र मारा गया।
अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला लिया। विस्तार की रणनीति में क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही। सबसे ज़्यादा विस्तार भारत में पुर्तगाली सत्ता का अल्फांसो डी अल्बुकर्क किया था, जो कि इसके बाद आया था, अल्मेडा के बाद आया था। अल्मेडा के नाम से एक ही चीज़ याद रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, 16वीं शताब्दी में, और ये पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आया। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ही क्या करेगा? इसके पास ज़्यादा व्यापार, इसने भारत में बहुत अधिक विस्तार किया था। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया। 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर 1510 में, ठीक है, 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और गोवा लास्ट तक फिर पुर्तगालियों के पास ही रहेगा, ठीक है। बम्बई भी इन्हीं का था पहले, लेकिन बम्बई को क्या किए थे? दहेज में दे दिए थे। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति निरीक्षण भी। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, रजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। अल्बुकर्क ने क्या किया? कई हिंदू महिलाओं से विवाह किया। 1515 में मलक्का और कुर्मुस पर पुर्तगाली अधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब देखते हैं गोवा पर कब्जा। गोवा पर कब्जा कब हुआ था? 1510 में इसने क्या किया था? गोवा पर कब्जा कर लिया था। जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था। किससे गोवा को जीता था? ये बीजापुर के सुल्तान, ठीक है, आदिल शाही सुल्तान से जीता था। आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से जीता था। मलक्का पर 1511 में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के दक्षिण दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगू इत्यादि में भी संपर्क स्थापित किए गए। जो काम पुर्तगाली भारत में कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे जावा, थाईलैंड, पेगू, इन सब में भी कर रहे हैं। 1518 से पुर्तगालियों ने चीन की संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू कर दी थी। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 में चाउल, 1532 में दीव, 1534 में सालसेट और बेसिन, 1536 में क्रैगानोर तथा मैंगलोर, होनावर, भटकल, कन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा लिया। कहाँ कहाँ जमाया था? 1531 में चाउल, 1532 ईस्वी में दीव, 1534 में सालसेट और बेसिन, 1536 में क्रैगानोर और मैंगलोर, होनावर, भटकल, कन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इसमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया गया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मछलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्र आदि वस्तुएं इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित सैंथोम मैलपुर पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। अकबर की अनुमति से हुगली में
जहां शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशिया व्यापार में प्रभुत्व बना रहा। ठीक है। 1506 में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुनिश्चित रखने की जान से भिड़ गए। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज़ों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था क्या थी? जो भारतीय जहाज़ों से कुछ शुल्क लगाए जाते थे, ठीक है, टैक्स टाइप से कुछ लगाया जाता था, उसे हम कार्टेज व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिसे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें लूट लेते थे। पुर्तगाली के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो सके, इसीलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से कहाँ? मालाबार और कोंकण तट से काली मिर्च का निर्यात होता था। ठीक है। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत के टाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा, चिंटस इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जटामासी बंगाल से ले जाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ 1,70,000 क्रूजेडों प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं व्यापार में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह में लाए जाते थे। अब देखते हैं भारत में पुर्तगाली प्रशासन। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था। बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसमें अतिरिक्त वेडोर द फजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिकों का बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव में सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन निरंतर खतरा बना रहा। वायसराय नीनो द कुन्हा को देखते हैं। नीनो द कुन्हा भारत में नीनो द कुन्हा का वायसराय, जिसे नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण था। एक वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाल सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में बेस प्राप्त करने का भी वादा किया। नीनो द कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव की वृद्धि की। ठीक है। अब गुजरात के साथ ये लोग का रिलेशन देखते हैं। गुजरात में किसका शासन था? बहादुर के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया, बहादुर शाह
विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने अपने आपसी बातचीत करना शुरू की। वार्ता एवं एक क्रिया के दौरान बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। धार्मिक नीति। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी सत्ता, उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों को उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली थी। ठीक है, इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के नोमन कैथोलिक समाज का सदस्य है कि भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद पुर्तगालियों से कुछ लाभ अर्जित हुए। अब देखते हैं अकबर और पुर्तगाली। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से उस समय मिला जब उसने 1572 में कस्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति गहरी रुचि जगी। ठीक है, कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की रुचि जमी थी और उसने फादर जूलियन परेरा, विकार जनरल ऑफ बंगाल के कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, जिसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया। और एंटोनियो कैब्रल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, उसे सभी प्रश्नों का संतुष्ट उत्तर नहीं दे रहा था। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करे। ऐसी स्थिति में उनकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर दो विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा के चर्च के पादरियों ने उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार किया, क्योंकि वे इसे शासक और साथ ही साथ उसके दरबार एवं लोगों के ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को दो पादरी रोनाल्डो एक्वाविवा और एंटोनियो मांसरेट फतेहपुर सिकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया। तो आज इतना ही, मतलब पुर्तगाली में इतना ही पढ़ना है। कल से हम अंग्रेज, डच, डेन, फ्रांसीसी सबको देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे ऐसे ही हेल्प कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट में बताएं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास कल करते हैं।